गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जो है ये स्टार्ट किया था। इसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, 3 स्टेजेस होती हैं इसकी, ठीक है। दैट इज द पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड द रीपोलराइजेशन। इसमें पोलराइजेशन अपन पूरा कर चुके। डीपोलराइजेशन जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, सिर्फ इसका राइटिंग सेक्शन जो है ये बचा हुआ है। तो आज यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज द डीपोलराइजेशन। आई थिंक अभी से समझाने की तो जरूरत है नहीं, पढ़कर आया आप सब लोग लास्ट क्लास का। बोला था मैंने पढ़कर बैठना, फिर मैं सिर्फ लिखती जाऊंगी, आप बोलते जाना। बताओ अब क्या लिखूं मैं? डीपोलराइजेशन पढ़कर आए होंगे ना। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही आपका डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, वंस द इवेंट ऑफ डीपोलराइजेशन स्टार्ट, मैंने आपको बताया था नर्व इंपल्स या फिर बोलिए स्पाइक या फिर बोलिए आप इसे एक्शन पोटेंशियल, ये आपका जनरेट होता है, ठीक है। तो नर्व इंपल्स और स्पाइक, इट इज इनिशिएटेड। और जो आपका एक्शन पोटेंशियल है, इट इज द अनदर नेम ऑफ द नर्व इंपल्स। लिख लो ये भी। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो नर्व इंपल्स जो जनरेट हो रही है, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू चेंज इन द सोडियम आयन चैनल। सोडियम आयन चैनल में चेंजेस की वजह से आपकी नर्व इंपल्स जो है जनरेट होती है। तो लिख लीजिए, इट इज जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन द due to change in the sodium ion channel। ठीक है, उसकी वजह से जो है आपका ये जो एक्शन पोटेंशियल जो है ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था वोल्टेज गेटेड चैनल के बारे में कि वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होता है। दिस सोडियम आयन चैनल, दिस चैनल एंड पोटेशियम आयन चैनल, इनको बोलते हैं अपन दे आर नोन एज, इनको बोला जाता है, ये सोडियम आयन चैनल प्लस आपके पोटेशियम आयन चैनल, दे आर नोन एज वोल्टेज गेटेड चैनल। फिर मैंने आपको बताया था इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग ये आपके वोल्टेज में चेंजेस की वजह से होती है। तो लिख लो, मींस दे कैन ओपन एंड क्लोज ड्यू टू चेंज इन द वोल्टेज, ठीक है। फिर एक पॉइंट मैंने आपको इसके अंदर ये बताया था, चलो ये तो समझ में आ गया आपको अभी कि वोल्टेज गेटेड चैनल जो है आपके ये क्या होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है अपन को व्हाट इज द वोल्टेज गेटेड चैनल, कि ये आपके सोडियम आयन चैनल और ये जो आपके पोटेशियम आयन चैनल है, इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ये चेंज इन द वोल्टेज पर डिपेंड करती है। लेकिन ये जो आपके वोल्टेज गेटेड चैनल है
ये रेस्टिंग स्टेज के अंदर जो पहला स्टेज था, ये एक्साइटिंग स्टेज बोलते हैं ना उसको, डीपोलराइजेशन और द एक्साइटिंग स्टेज लिख लेना आप चाहो तो, इसे एक्साइटिंग ब्रैकेट में यहां लिख ही लो, डीपोलराइजेशन या फिर इसे बोलते हैं अपन एक्साइटिंग स्टेज, और पोलराइजेशन के ब्रैकेट में लिख लेना उसे अपन बोलते थे रेस्टिंग स्टेज। तो रेस्टिंग स्टेज में जो है ये आपके वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ये क्लोज्ड रहते हैं, रीजन ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की बाइंडिंग की वजह से ये क्लोज्ड रहते हैं। तो लिख लीजिए एट रेस्टिंग स्टेज आपके जो वोल्टेज गेटेड चैनल है दे आर क्लोज्ड ड्यू टू बाइंडिंग विद ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्या होता है, आपका जैसे ही पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, जैसे ही आपका ये पोटेंशियल जनरेट होता है वैसे ही क्या होता है, आपके जो सोडियम गेटेड चैनल है, सोडियम चैनल की सडन ओपनिंग होती है, सडनली वो सोडियम चैनल्स जो है ये खुल जाते हैं। अब सोडियम चैनल आपके खुलेंगे, इट मींस आपकी जो एक्सॉन मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है आपके सोडियम आयन के लिए ये बढ़ेगी, आपके सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे, और सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे यानी कि इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है पॉजिटिव चार्ज जो है ये बढ़ेगा। ठीक है, यही बात हुई। तो अंदर की साइड मेम्ब्रेन में आपके पॉजिटिव चार्ज जो है अभी बढ़ रहा है, ये लिखो क्या होता है, as the potential generate जैसे ही आपका पोटेंशियल जनरेट होता है वैसे ही क्या होता है, देयर इज सडन ओपनिंग ऑफ द there is sudden opening of sodium channel। सोडियम चैनल जो है ये एकदम से जो है खुल जाते हैं, there is sudden opening of the sodium channel। इसकी वजह से क्या होगा, due to which the permeability of the axon membrane एक्सॉन मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है, ड्यू टू विच द परमेबिलिटी ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन टू सोडियम आयन इंक्रीजेस, ये बढ़ जाएगी। ठीक है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी आपके सोडियम आयन के लिए बढ़ गई है। सो द सोडियम आयन enter inside the soil, enter inside the membrane and positive charge increases। ठीक है, अभी आपके जब तक ये जो पहला स्टेज था पोलराइजेशन वाला, आपको वहां से पता होगा अपने मेम्ब्रेन के अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, पॉजिटिव चार्ज बाहर की साइड था। ठीक है, अभी जैसे ही आपके सोडियम चैनल खुले तो सोडियम आयंस आपके अंदर आने शुरू हो गए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़ने लग गया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ चेंज ऑफ +10 MV इन द पोटेंशियल डिफरेंस। +10 MV का जो पोटेंशियल डिफरेंस में अगर चेंज आता है फ्रॉम द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रू इनफ्लक्स ऑफ दिस सोडियम आयन, तो इसकी वजह से आपका एक्शन पोटेंशियल जो है ये जनरेट होता है। और ये जो +10 MV का जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो चेंज है इसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, लिखो अ चेंज ऑफ +10 MV
in potential difference from resting membrane potential, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूं उसकी, a change of plus 10 MV in the potential difference from resting RMP यानी कि resting membrane potential through influx of sodium ion it is significantly sufficient to trigger the rapid influx of sodium and generate action potential. ठीक है, और ये जो चेंज है आपके प्लस 10 MV का पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, इसे अपन बोलते हैं दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. ठीक है, इसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. This change of plus 10 MV, it is called threshold stimulus. ठीक है, तभी आपको दो वैल्यूज तो पता लग गई कि आपका -70 MV जो था वो तो था आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसका रेंज था -60 टू -85 MV. ठीक है, ये प्लस 10 MV जो है ये है आपका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. नेक्स्ट मैं क्या बोल रही हूं कि आपका जैसे ही वंस द मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली डिपोलराइज्ड बाय द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, मतलब एक बार जैसे ही आपकी मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिपोलराइज हो जाती है आपके सोडियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से, तो पहले आपके क्या मेम्ब्रेन में नेगेटिव चार्ज था ना, तो सोडियम आयन अंदर आके पहले तो उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल जीरो कर देंगे, फिर और सोडियम आयन अंदर आएंगे, तो इसकी वजह से आपके वो जीरो जो था अब इससे प्लस में चेंज होता जाएगा. ये +32 +45 MV तक पॉजिटिव चार्ज जो है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इंक्रीज होता है और इसे अपन बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, अभी आपकी इस स्टेज के अंदर इनसाइड द मेम्ब्रेन चार्ज पॉजिटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड द मेम्ब्रेन. क्लियर? तो लिख लीजिए ये पॉइंट. Once the membrane is completely depolarized, by influx of sodium ion, क्या होता है? Firstly, the negative potential it become zero. सबसे पहले आपका नेगेटिव पोटेंशियल जो है ना वो जीरो हो जाएगा, फिर ड्यू टू द फर्दर एंट्री ऑफ द सोडियम आयन this overshoots beyond zero. This overshoot up to ये आपका +32 +45 MV तक बढ़ जाता है. ठीक है, और इसे अपन बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल. इसे बोला जाता है आपका एक्शन पोटेंशियल. अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया, लास्ट क्लास में अपन सारा कुछ देख चुके, सिर्फ लिखना ही तो था, आपको सारा पिक्चर क्लियर होगी अभी माइंड में.
ठीक है, इसे अपन ने बोला एक्शन पोटेंशियल। यानी कि फाइनली आपका जो डीपोलराइजेशन दैट इज द एक्साइटिंग स्टेज है, इस स्टेज में कंडीशन क्या है, इनसाइड द मेम्ब्रेन there is positive charge as compared to outside the membrane. Clear? तो ये होता है आपके डीपोलराइजेशन स्टेट के अंदर, दैट इज द एक्साइटिंग स्टेज। पोलराइजेशन स्टेज के अंदर आपके इनसाइड द मेम्ब्रेन चार्ज इज नेगेटिव, आउटसाइड द मेम्ब्रेन चार्ज इज पॉजिटिव। इन स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन चार्ज इज पॉजिटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड द मेम्ब्रेन। कैसे हुआ पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेज जो है इसकी, इट इज द रीपोलराइजेशन, जिसे अपन बोलते हैं अगेन रेस्टिंग स्टेज में जो है आपका वापस से ये रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा। ये कैसे होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग तीसरा स्टेज जो है इसका, इट इज द रीपोलराइजेशन, ये डिस्कस करेंगे। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए अगेन रेस्टिंग स्टेज। अब सुनिएगा ध्यान से क्या होता है इस स्टेज के अंदर। अभी आपको दोनों इवेंट्स क्लियर है तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, आपका जो पहला इवेंट था दैट इज द पोलराइजेशन स्टेज, उसमें कंडीशन ये थी इनसाइड द मेम्ब्रेन आपका नेगेटिव चार्ज था, आउटसाइड द मेम्ब्रेन आपका पॉजिटिव चार्ज था। ये तो आपकी पोलराइजेशन वाली, दैट इज द रेस्टिंग स्टेज। दूसरा आपका भी डीपोलराइजेशन पड़ा, यानी कि आपका एक्साइटिंग स्टेज। इसमें क्या था, इनसाइड द मेम्ब्रेन आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, आउटसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज हो गया। कंक्लूजन तो यही निकल के आया ना, कैसे कैसे होता है वो तो पूरा प्रोसेस अपन डिस्कस कर चुके। अभी आपकी जो तीसरी स्टेज है दैट इज द रीपोलराइजेशन, यानी कि वापस से पोलराइजेशन, अगेन रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज ये है, यानी कि अभी अगेन आपकी ये वाली स्टेज से क्या होगा, आपके इनसाइड द चार्ज नेगेटिव होना चाहिए मेम्ब्रेन के और बाहर आपके पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये होगा आपका रीपोलराइजेशन स्टेज। ठीक है, कंक्लूजन तो निकल के ये आएगा। कैसे होगा, तो ये देखो अभी आपका डीपोलराइजेशन हुआ ना, सोडियम चैनल्स खुले हुए थे, उस वजह से ही आपका डीपोलराइजेशन हुआ, तभी तो सोडियम आयंस अंदर आए, उन्होंने नेगेटिव वाले को न्यूट्रल करके पहले जीरो बनाया, फिर जीरो से पॉजिटिव बना दिया, यही हुआ। उसके जस्ट आफ्टर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उसके जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद ही क्या होता है, आपके जो सोडियम चैनल्स थे ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल्स तो बंद हो जाते हैं और आपकी अभी एक्सॉन मेम्ब्रेन में जो डीपोलराइजेशन हुआ है इस वजह से आपके पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं। समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं? अभी यहां तक आपके सोडियम चैनल्स खुले हुए थे, सोडियम चैनल खुले थे, इस वजह से ही तो आपके इनसाइड द चार्ज पॉजिटिव चार्ज हुआ। अभी डीपोलराइजेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके जस्ट कुछ सेकंड्स बाद ही आफ्टर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या होता है, आपके जो सोडियम चैनल्स जो खुले हुए थे ये तो हो जाते हैं बंद, और ड्यू टू द डीपोलराइजेशन ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन, आपके एक्सॉन मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन की वजह से आपके जो पोटेशियम चैनल है लेकिन ये खुल जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, पोटेशियम चैनल खुलेंगे तो इसकी वजह से जो पोटेशियम आयन है आपके अंदर की साइड, ये पोटेशियम आयन बाहर की साइड जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है पोटेशियम आयन K प्लस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है ये आयंस जो है, तो यानी कि आपके मेम्ब्रेन के अंदर से एक पॉजिटिव आयन बाहर की साइड जा रहा है, पॉजिटिव आयन की एग्जिट हो रही है, यानी कि इनसाइड द सेल जो है आपका जो चार्ज है वो लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही आपका चार्ज लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव होना स्टार्ट होता है, यहां से आपका प्रोसेस ऑफ रीपोलराइजेशन और अगेन रेस्टिंग स्टेज जो है ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहां से ये प्रोसेस जो है ये शुरू हो जाता है। आपका जो रीपोलराइजेशन है ये क्या करता है, रीपोलराइजेशन आपकी मेम्ब्रेन को अगेन रेस्टिंग स्टेज क्या थी आपकी, इट इज -70 MV उसके अंदर लेके आ जाता है।
यानी कि यहां से जो है आपके वापस से जो नर्व इम्पल्स जो है, जो नर्व्स है, वो स्टिमुलस को लेके उनको वापस से कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। और एक टर्म इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? वो टाइम पीरियड जो कि आपके जो रेस्टिंग पोटेंशियल को वापस से रिस्टोर करने के लिए लगा, उसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। यानी कि डीपोलराइजेशन से वापस से रीपोलराइजेशन में आने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है ना, उसे अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इस पीरियड के दौरान आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, इट इज इनकेपेबल ऑफ रिसीविंग द स्टिमुलस। इस टाइम पे कोई रिसीव नहीं करती स्टिमुलस को आपकी मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि आपका जो पोलराइजेशन और जो डीपोलराइजेशन जो इवेंट है ना, ये 1 to 5 मिली सेकेंड्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको रीपोलराइजेशन में क्या हुआ? इसके जस्ट बाद आपके सोडियम चैनल्स तो बंद हो गए, लेकिन मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन की वजह से पोटेशियम चैनल खुल गए। अब पोटेशियम चैनल खुल गए यानी कि आपका पोटेशियम आयन अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। पोटेशियम आयन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज आपकी मेम्ब्रेन की अंदर की सरफेस से बाहर की सरफेस की तरफ निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी मेम्ब्रेन के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और यहां से आपका रीपोलराइजेशन या फिर बोलिए अगेन रेस्टिंग स्टेज वाली जो पीरियड है, ये शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो रीपोलराइजेशन है, इट ब्रिंग द मेम्ब्रेन टू द अगेन रेस्टिंग स्टेज, -70 MV पर वापस लेके आ जाती है। और इसको -70 MV पर ये वापस लेके आती है। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये टू रीस्टोर द मेम्ब्रेन, टू रीस्टोर द अगेन रेस्टिंग स्टेज में जो रीस्टोर के लिए जो टाइम पीरियड होता है, उसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इस दौरान पे आपकी जो नर्व इंपल्स होती है, इट इज इनकेपेबल ऑफ रिसीविंग द स्टिमुलस। ठीक है, आया समझ में? तो इजी सही है। मतलब कुल मिला के सोडियम चैनल बंद हुए, पोटेशियम चैनल खुल गए। पोटेशियम चैनल खुल गए तो पॉजिटिव आयन बाहर गए, पॉजिटिव आयन बाहर गए तो अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। इस वजह से ही आपका रिपोलराइजेशन शुरू होता है। ठीक है, लिख लो इसे। सिंपल है आपका रिपोलराइजेशन, अगर दोनों पहले समझ में आ गए तो लिख लीजिए। After the fraction of second, what happened? सोडियम चैनल जो है ये बंद हो जाएंगे। सोडियम चैनल क्लोज। ठीक है। एंड ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन, आपके एक्सॉन मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन की वजह से अभी क्या होगा, आपके पोटेशियम चैनल जो हैं ये खुल जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम चैनल खुलेंगे तो आपके पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाएंगे, ड्यू टू विच potassium ion diffuses out of the cell। ठीक है, पोटेशियम आयन अब आपके बाहर चले गए। अब क्या होगा, ये लिखो, पॉजिटिव, सॉरी, आपका जो पोटेशियम आयन है इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो लिखो पोटेशियम आयन इज पॉजिटिव चार्ज
पोटेशियम आयन आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो एग्जिट होगा इसकी वजह से क्या होगा, सो इट्स एग्जिट कॉज decrease the positivity or increase the negative charge inside the membrane. तो जब ऐसा होने लग जाएगा तो इस समय पर and the process of आपके रीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहां से शुरू हो जाता है, एंड द प्रोसेस ऑफ रीपोलराइजेशन और अगेन रेस्टिंग स्टेज बिगिंस। ठीक है, यहां से आपका रीपोलराइजेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ रीपोलराइजेशन, आपके रीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये क्या करता है, ये आपकी मेम्ब्रेन को, द प्रोसेस ऑफ रीपोलराइजेशन ब्रिंग द एक्सॉन मेम्ब्रेन ब्रिंग द मेम्ब्रेन टू द, ये वापस से रेस्टिंग स्टेज के अंदर लेके आ जाता है, ब्रिंग द मेम्ब्रेन टू द अगेन रेस्टिंग स्टेज। यानी कि -70 MV, यही होता है आपका रेस्टिंग स्टेज। तो रीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है ये मेम्ब्रेन को आपके वापस से रेस्टिंग स्टेज में लेकर आ जाएगा, और जब मेम्ब्रेन वापस से आपकी रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है तब क्या होती है, नर्व इंपल्स दे रिसीव द स्टिमुलस, आपकी जो नर्व है ये वापस से स्टिमुलस को रिसीव करना शुरू कर देगी, एंड कंडक्ट इट इन सेम मैनर, और वापस से उसको उसी मैनर के अंदर कंडक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा, एंड कंडक्ट इट इन सेम मैनर। ठीक है, फिर एक टर्म थी दैट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है मैंने आपको डिस्कस किया था, ये लिख लीजिए आप लोग, दैट इज द टाइम पीरियड what is refractory period, so it is the time period to restore the membrane, to restore the membrane to again resting stage इसको अपन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, मतलब जितना टाइम चाहिए होता है आपकी मेम्ब्रेन को वापस से रेस्टिंग स्टेज में लाने के लिए, उस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी जो मेम्ब्रेन होती है इट इज इनकेपेबल फॉर रिसीविंग द स्टिमुलस, मतलब रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर मेम्ब्रेन जो है, नर्व फाइबर्स जो है, ये आपके स्टिमुलस को रिसीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिख लो, ड्यूरिंग दिस पीरियड membrane is incapable of receiving the stimuli।
आया आपको इतना समझ में? लास्ट पॉइंट है इसके बारे में कि आपका ये जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है ये लेस देन 1 to 5 मिली सेकेंड्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। ये भी लिख लो, ये लिख लिया होगा सभी ने, से हटा दूं तो नेक्स्ट लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन इट कंप्लीट्स विद इन 1 to 5 मिली सेकेंड। ठीक है, आप ही लोग लिख लेना, 1 से 5 मिली सेकेंड के अंदर अंदर ये है, ये दोनों प्रोसेस जो है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर? आया आपको इतना समझ में? इट इज ऑल अबाउट द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसके बाद ये तो अपना ये हो गया फिजियोलॉजी ऑफ नर्व, अपन डिस्कस कर चुके। इसके बाद हम लोग आपके ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन और ये सेंट्रल कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या क्या है, उसके ऊपर स्विच करें। इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि सिनेप्स क्या होते हैं, ठीक है, और कितने टाइप के हैं, केमिकल सिनेप्स क्या है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या है, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपका मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है कि क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस पर आएंगे। तो सबसे पहले तो लिख लो आप सिनेप्स क्या होते हैं, हेडिंग डाल लीजिए सिनेप्स। तो आपका सिनेप्स क्या होता है? आपके दो न्यूरॉन के बीच का एक जंक्शनल रीजन है जिससे आपकी जो नर्व इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है, इसको अपन बोलते हैं सिनेप्स। क्या है? इट इज द जंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन थ्रू विच द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू द अदर। ठीक है, लिख लो ये, मतलब एक जंक्शनल रीजन है दो न्यूरॉन के बीच में। इट इज द जंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन वाला जो रीजन है उसे हम बोलते हैं सिनेप्स, थ्रू विच, जिसके थ्रू क्या होता है, इन सिनेप्स के थ्रू आपकी जो नर्व इम्पल्स जो है, थ्रू विच नर्व इम्पल्स इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। ठीक है, एक पॉइंट आपका इसके बारे में ये है कि आपकी जो टीलोडेंड्रिया जो है, टीलोडेंड्रिया इट फॉर्म द सिनेप्स विद द डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन। ठीक है, टीलोडेंड्रिया क्या है आपको पता है? अब बताओ, आप पढ़कर बैठे होंगे ना, आज तक की जितना पढ़ा है उसके पहले टीलोडेंड्रिया क्या है मैंने आपको समझाया था। ये लाइन तो समझ में आ गई कि टीलोडेंड्रिया और जो दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन वाला पार्ट है ये आपके सिनेप्स को बना रहे हैं। टीलोडेंड्रिया क्या है? एक्सॉन में पढ़ा था कि एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड होता है उसको अपन बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। तो लिख लो ये पॉइंट भी, दैट इज द टीलोडेंड्रिया and the टीलोडेंड्रिया form synapse with dendron of other neuron। ठीक है, अब एग्जैक्टली लिख लो आपका सिनेप्स क्या होता है। सिनेप्स होता है आपका, सिनेप्स इज इक्वल्स टू आपका प्री सिनेप्टिक नॉब प्लस आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं अपन सिनेप्स। समझ में आया क्या है सिनेप्स? ये आपका प्री सिनेप्टिक नॉब प्लस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट
प्लस दिस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको अपन बोलते हैं सिनेप्स। अब आप सोच रहे हैं प्री सिनेप्टिक नॉब क्या होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, हमें तो यही नहीं पता। तो आपकी टीलोडेंड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, द मेम्ब्रेन ऑफ द टीलोडेंड्रिया, it forms the presynaptic knob, and the membrane of the dendron of other neuron, it forms the postsynaptic membrane। और प्रीसिनेप्टिक नोब और पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, इट इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। समझ में आ गया? पहले तो ये फॉर्मूला याद रख लेना कि सिनेप्स क्या होता है, प्रीसिनेप्टिक नोब प्लस आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस आपका ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके बनाते हैं आपका सिनेप्स। ठीक है, अब इन टर्म्स को समझो कि ये क्या है। तो आपकी टीलोडेंड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, इट फॉर्म्स द प्रीसिनेप्टिक नोब। अब टीलोडेंड्रिया क्या है ये आपको पता ही है, आपके एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड होता है उसको हम बोलते थे टीलोडेंड्रिया, उसकी मेम्ब्रेन बनाती है आपकी प्रीसिनेप्टिक नोब। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, तो आपका जो डेंड्रॉन है जो दूसरे न्यूरॉन का, उसकी जो मेम्ब्रेन है, इट इज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, तो इन दोनों के बीच की जो स्पेस है उसको अपन बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर? लिख लो ये भी पार्ट। द मेम्ब्रेन ऑफ टीलोडेंड्रिया टीलोडेंड्रिया की जो मेम्ब्रेन है आपकी, इट फॉर्म्स द प्रीसिनेप्टिक नोब। ठीक है, एंड द membrane of the dendron of next neuron and the membrane of dendron of other neuron, ये बनाती है आपका, it forms the postsynaptic membrane। और इन दोनों के बीच की जो स्पेस है, एंड द स्पेस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की जो स्पेस है, इट फॉर्म्स द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। उसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, ये भी लिख लो, ये सेपरेटेड भी हो सकती है तो नहीं भी हो सकती है, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, आया आपको इतना समझ में? मतलब कुल मिला के आप तो ये ध्यान रख लेना कि सिनेप्स क्या है, प्री सिनेप्टिक नोब प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। आपकी टीलोडेंड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, द प्री सिनेप्टिक नोब का फॉर्मेशन करेगी, जो दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन है, इट फॉर्म द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दोनों के बीच की स्पेस इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, और मैंने आपको ये लिखाया था कि टीलोडेंड्रिया जो है, इट फॉर्म द सिनेप्स विद द डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन। टीलोडेंड्रिया दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के साथ मिलकर आपके सिनेप्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पहली लाइन में बताया मैंने आपको सिनेप्स क्या है, कि आपके दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शनल रीजन है, जिसके थ्रू जो है आपकी नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? चलो पहले इतना नोट कर लो, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि आपके दो तरह के सिनेप्स हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड द केमिकल सिनेप्स। इन दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? यानी कि अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि आपका जो नर्व इंपल्स होती है, ठीक है, नर्व इंपल्स आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसमिट होती है, ये इन सिनेप्स के थ्रू होती है। ठीक है, और ये जो सिनेप्स है ये आपके दो टाइप के हैं, दैट इज द
इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड द केमिकल सिनेप्स, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले चलो इतना तो लिख लो, दैट इज अ नर्व इंपल्स। एनसीईआरटी के अंदर है आपका ये पूरा टॉपिक एज इट इज ट्रांसमिटेड a nerve impulse is transmitted from one neuron to other through the synapse. ठीक है, and this synapse are of two type. ये आपके दो टाइप के हैं। ये है आपका दैट इज द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड द केमिकल सिनेप्स। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में डिस्कस करूंगी। अभी सिनेप्स क्या है ये सबको क्लियर है। अब मैंने बोला कि दो टाइप के हैं ये, एक है आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक है आपका केमिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर क्या होता है, हाँ एक चीज मैंने यहाँ पे फॉर्म वर्ड यूज किया है यहाँ पर, द मेम्ब्रेन ऑफ टीलोडेंड्रिया फॉर्म द प्रीसिनेप्टिक नर्व, पूरा मीनिंग चेंज है। ऐसे फॉर्म का मतलब होता है बनाते हैं, ये बनाते नहीं है, इन्हीं को कहते हैं ये। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तो सही लिखा है मैंने, ये ऐसे लिख लो, द मेम्ब्रेन ऑफ टीलोडेंड्रिया इट इज कॉल्ड द, उसी को अपन प्रीसिनेप्टिक नोब बोलते हैं। और द मेम्ब्रेन ऑफ द डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन इट इज कॉल्ड द पोस्ट, इसी को अपन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और दो इनके बीच के स्पेस को ही अपन सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो तो मैं आपको बता रही हूँ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब सिनेप्स क्या है, इसका काम क्या है, आपके नर्व इंपल्स का कंडक्शन कराना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, ये आपको सबको क्लियर हो गया। आपके इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर क्या होता है, आपकी जो मेम्ब्रेन है किसकी, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर आपके प्री और पोस्ट न्यूरॉन, मतलब प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती हैं ये दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी कि बहुत ही पास पास होती हैं। तो इनसे जो नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द, इसमें जो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है ये डायरेक्टली आपका ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से थ्रू दिस सिनेप्स। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जो नर्व इंपल्स का जो कंडक्शन होगा ना, तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ज्यादा फास्टर होता है एज कंपेयर टू द केमिकल सिनेप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स भी आपके नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करेंगी, केमिकल सिनेप्स भी आपके नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करेंगी, लेकिन कंडक्शन जो होता है इसमें नर्व इंपल्स का, ये आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स में फास्टर होगा एज कंपेयर टू द केमिकल सिनेप्स। तो एक पॉइंट मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ये आपस में एक दूसरे के बहुत पास पास होती है। तो इस वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर जो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो इन सिनेप्स के थ्रू होता है। एक चीज ये, जो नर्व इंपल्स का जो कंडक्शन है आपके इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर, ये किसके जैसा होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू द इंपल्स कंडक्शन इन अ सिंगल एक्सोन। एक्सोन के अंदर, एक सिंगल एक्सोन के अंदर जो कंडक्शन है आपके नर्व इंपल्स का, उसी की तरह कंडक्शन होता है आपके इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। ठीक है, और ये फास्टर होता है एज कंपेयर टू द केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स की बात करें, चलो वो बाद में करेंगे, पहले इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में जो बताया ये समझ में आया आपको? इसे एक बार लिख लो तो और अच्छे से आपको रिवाइंड हो जाएगा कि इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, आपके इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर क्या होता है, आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन they are in close proximity.
ये आपस में बहुत पास पास होती हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट इज ट्रांसफर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। इट इज directly transfer from one neuron to other through this synapse। और मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो नर्व इंपल्स का जो कंडक्शन है किसके सिमिलर है, तो ये लिख लो दो, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स it is similar to the impulse conduction in single axon। ठीक है, फिर मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया था कि आपके इंपल्स का जो कंडक्शन होता है ये फास्टर होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर एज कंपेयर टू द केमिकल सिनेप्स। तो लिख लीजिए कंडक्शन ऑफ इंपल्स इट इज फास्टर, किसके अंदर ज्यादा फास्ट होता है, इट इज फास्टर इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एज कंपेयर टू द केमिकल सिनेप्स। ठीक है, इतने ही पॉइंट है आपके इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में। सिर्फ ये 2-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। सिनेप्स क्या है ये क्लियर हो गया, सिनेप्स का काम क्या है ये क्लियर हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दिए कि इसके अंदर जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होंगी न्यूरॉन की ये आपस में एक क्लोज होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो होगा, ठीक है, ये इन सिनेप्स के थ्रू होगा। एक पॉइंट मैंने ये बताया कि जो आपके इंपल्स का कंडक्शन जो होता है ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि सिग्नल एक्सोन के अंदर जो आपके इंपल्स का कंडक्शन होता है। फिर एक पॉइंट कंडक्शन से रिलेटेड ये बताया कि इंपल्स का कंडक्शन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ज्यादा फास्टर होता है एज कंपेयर टू द केमिकल सिनेप्स। ठीक है, ये तो मैंने आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए अबाउट द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ये 3 की पॉइंट ध्यान रखना, मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर होते हैं। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स किसके सिमिलर है, टू द कंडक्शन इन सिंगल एक्सोन। और एक बताया फास्टर होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स एज कंपेयर टू द केमिकल सिनेप्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपके केमिकल सिनेप्स के बारे में। तो केमिकल सिनेप्स जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है अब आपको क्लियर होना चाहिए ये टर्म। तो केमिकल सिनेप्स में इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर क्या आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है प्रेजेंट होता है। और आपके केमिकल सिनेप्स में जो नर्व का जो कंडक्शन, इंपल्स का जो कंडक्शन होता है ये आपके एक केमिकल जिसे अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इसके थ्रू होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए ये पॉइंट, दैट इज केमिकल सिनेप्स it is characterized by the presence of synaptic cleft।
इनके अंदर आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं केमिकल सिनेप्स के अंदर। और ये लिख लो, इन केमिकल सिनेप्स conduction of impulse it occur through chemical जिसे अपन बोलते हैं इट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, आया आपको इतना समझ में? चलो पहले इतना नोट कर लो, उसके आगे का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहां तक तो इजी है, सबको समझ में आ गया इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स क्या होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी। चलो इतना नोट कर लो पहले। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आपका एक्शन पोटेंशियल जो है ये आपके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जनरेट होगा, इस समय पर क्या होता है, तो जब आपका मैकेनिज्म व्हेन द एक्शन पोटेंशियल एपी इट डेवलप इन द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस समय पर आपका जो एक्शन पोटेंशियल जब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अगर डेवलप हो गया तो आपके कैल्शियम आयन जो है ना, इसके लिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है कैल्शियम आयन के लिए, तो आपके कैल्शियम आयन अंदर की तरफ आएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का वेसाइकल जो है ये बर्स्ट हो जाता है ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन के स्टिमुलेशन की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर का जो वेसाइकल है वो बर्स्ट हो गया, फट गया। तो इसकी वजह से आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये आपके भी सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? न्यूरोट्रांसमीटर आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ गए। यहाँ पर कैसे आए ये आपको भी मैं बता दिया। इसके बाद क्या होता है हम देखेंगे, पहले इतना साथ के साथ लिखते जाओ। तो मैकेनिज्म when AP develop in presynaptic membrane, तो it allow the entry of calcium ion। फिर आपके कैल्शियम आयन आपके न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल में एंटर करके उसको बर्स्ट कर देते हैं एंड इट बर्स्ट द न्यूरोट्रांसमीटर इट बर्स्ट द न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल। किस वजह से? ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ बाय कैल्शियम आयन। और आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाते हैं एंड न्यूरोट्रांसमीटर दे रिलीज इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब आपको यहां तक ये चीज तो पता लग गई कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल जो है कैल्शियम के स्टिमुलेशन की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल बर्स्ट हो गया। इस वजह से आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो गया, यानी कि अभी न्यूरोट्रांसमीटर आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ गया। अब क्या होता है, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंच जाते हैं थ्रू दिस सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो लिख लो न्यूरोट्रांसमीटर जो है
neurotransmitter, they reaches to the synaptic membrane, reaches to the post synaptic membrane, ये आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएंगे वाया सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू। और वहां पर जाकर ये स्पेसिफिक आयन के साथ इनकी बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है, एंड बाइंड विद स्पेसिफिक आयन। और इन बाइंडिंग की वजह से आपके आयन चैनल्स जो है ना ये आपके खुल जाते हैं, एंड ड्यू टू दिस बाइंडिंग आपके आयन चैनल खुल गए, आयन चैनल ओपन्स। अब आयन चैनल्स खुल गए तो इसकी वजह से आपके आयंस की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो ड्यू टू विच आयन एंटर्स। और ये जब आयन एंटर होते हैं ना तो इसके बाद एक नया पोटेंशियल आपके, अभी पोटेंशियल आपके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जनरेट हो रहा था, तो इन आयन की एंट्री की वजह से ड्यू टू ion enter and new potential it generate on the post synaptic membrane। नया पोटेंशियल एक आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जनरेट होता है। और ये जो पोटेंशियल आपका जनरेट हुआ है ये पोटेंशियल एक्साइटेटरी भी हो सकता है तो इनहिबिटरी भी हो सकता है, ये भी लिख लो। दिस पोटेंशियल में भी इट मे बी एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी के ब्रैकेट में लिख लेना EPSP, इसका फुल फॉर्म है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इट मे बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। इनहिबिटरी के ब्रैकेट में लिख लो IPSP, दैट इज द इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, आया आपको यहां तक समझ में? क्या बताया मैंने कि जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल जो है ये आपके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर डेवलप हुआ, आपके कैल्शियम आयन खुल गए, इसकी वजह से कैल्शियम आयन आपके अंदर एंटर करेंगे। फिर इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स जो हैं ये फट जाते हैं आपके इन कैल्शियम के स्टिमुलेशन की वजह से। की पॉइंट ये है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर का वेसिकल क्या हो गया, बर्स्ट हो गया ड्यू टू द स्टिमुलेशन बाय द कैल्शियम आयन। तब आपका न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल अगर फट गया, यानी कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू, और वहां पर जाकर ये स्पेसिफिक आयंस के साथ इनकी बाइंडिंग हो जाती है, और इस वजह से आपके आयन चैनल्स खुल जाते हैं। आयन चैनल्स खुलेंगे तो आपके आयंस जो है अंदर की साइड एंटर करेंगे, और इसकी वजह से आपके नए पोटेंशियल का जनरेशन होता है, जिसको अपन जनरेट होता है आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये जो पोटेंशियल आपका जो जनरेट हुआ है ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है तो आपका इनहिबिटरी भी हो सकता है। क्लियर? आया आपको यहां तक समझ में? इट इज ऑल अबाउट दैट। इतना बहुत है, एक बार आप एनसीईआरटी में और देख लेना, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, घर जाके उसकी लैंग्वेज पढ़ लेना आप लोग। वैसे यही लैंग्वेज दे रखी है, एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा हो तो उसे एड ऑन कर लेना। इट इज ऑल अबाउट द सिनेप्स। नेक्स्ट अपन जो है आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको डिटेल में अपन अब इससे शुरू करेंगे। चलो तो पहले इतना नोट कर लो आप लोग। ठीक है, अब सीएनएस शुरू करने से पहले ना अपन लोग अभी अपन ने इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स जो डिस्कस किए तो उसको टेबुलर फॉर्म में अपन एक बार उसका डिफरेंस देख लेते हैं, और एक फंक्शनल मतलब प्रॉपर्टीज है आपकी नर्व फाइबर की 2-4 वो देख लेते हैं। उसके बाद अपन अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो एक डिफरेंस चार्ट बना लो ऐसे इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स के बीच में।
से शुरू करते हैं। ये तो मैं आपके इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का देखेंगे यहाँ पर। इट इज अबाउट द केमिकल सिनेप्स। अपन पढ़ तो चुके ही हैं, तो आप मुझे बताते जाना। चलो, तो आपके सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं इन दोनों के अंदर, कंडक्शन। तो आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कैसा है, केमिकल में सिनेप्स में कैसा है, पता होगा ना आपको। अपन ने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर बात करें तो अपन डिस्कस कर चुके, इसके अंदर तो कंडक्शन आपका फास्ट होता है एज कंपेयर टू द केमिकल सिनेप्स। इसके अंदर कंडक्शन आपका स्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी, अगर हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट की बात करें तो वैसे तो आप सबको थ्योरी से ये पता है कि केमिकल सिनेप्स जो था इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है ये आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि दोनों की मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट सेपरेटेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये पॉइंट मैंने ये बोला था कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड इन द केमिकल सिनेप्स। तो लेकिन यहाँ पर अगर कितना होता है तो ये देख लो कि आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर तो इट इज 0.2 नैनोमीटर इतना होता है, और केमिकल सिनेप्स के अंदर ये 20 नैनोमीटर से भी ज्यादा का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर अगर अपन न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें, न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, अगर न्यूरोट्रांसमीटर की अपन बात करें सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, तो आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके केमिकल सिनेप्स में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ये होते हैं आपके एब्सेंट। तो ये भी लिख लो, न्यूरोट्रांसमीटर आपके इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में तो एब्सेंट है, केमिकल सिनेप्स के अंदर ये जरूर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है कि अगर अपन ब्लॉकिंग की बात करें, ब्लॉक्ड, तो इसको तो इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, और इसको कंट्रोल किया जा सकता है बाय न्यूरोट्रांसमीटर। तो लिख लो, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, और ये जो है इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ, एक पॉइंट और लिख लो, सिनेप्टिक डिले। सिनेप्टिक डिले जो है ये आपके इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में तो एब्सेंट होता है, केमिकल सिनेप्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एक प्रॉपर्टी सिनेप्टिक डिले, इसके बारे में किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर तो एब्सेंट होता है क्योंकि कंडक्शन बहुत ही फास्ट होता है इसके अंदर, तो केमिकल सिनेप्स के अंदर ये जरूर प्रेजेंट होता है। क्लियर आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट दैट। नोट डाल के एक पॉइंट ये लिख लो, ये मैंने आपको वहां पे थ्योरी सेक्शन में भी मिस कर दिया, कि आपके जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं ना, दे आर वेरी रेयर इन आवर सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख लेना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है इट इज वेरी रेयर। क्लियर आया आपको समझ में? चलो इतना नोट कर लो। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। सीएनएस के पहले एक लास्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इट इज द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द नर्व फाइबर। हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये है कि आपका जो कंडक्शन जो होता है ना नर्व इंपल्स का, इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, हमेशा यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन है, ठीक है। सिंपल सिंपल से पॉइंट है, लिख लो। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है, दैट इज द
कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन है इट इज यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, ये ऑल और नन लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, इट फॉलोज ऑल और नन लॉ। अब सुनना मैं क्या बता रही हूं, आपको ये तो पता है, अभी अपन डिस्कस कर चुके कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है, उसके बाद ही आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। आपको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस टर्म वगैरह सारी क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो रिस्पॉन्स का जो मैग्नीट्यूड है, कि मतलब किस मैग्नीट्यूड से आप उस किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करोगे, इट इज सेम irrespective of the strength of the stimulus above the threshold stimulus। मतलब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के ऊपर जितनी भी वेलोसिटी से आपका स्टिमुलस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स है उस कंडीशन में वो सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स इट इज सेम above it is same irrespective of strength of stimulus above threshold stimulus। कहने का मतलब ये, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी गर्म चीज है, ठीक है, आप उसके ऊपर हाथ लगाओगे तो मतलब उतना गर्म होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिले आपको, तो आपके माइंड में आता है, आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज गर्म है, आपका एकदम से एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है, आपका हाथ वहां से आप हटा लेते हो। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि वो जितना थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए उस इंटेंसिटी से आप हाथ हटा रहे हैं उसमें। अब वो जो गर्म वाला जो चीज है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा दो, बहुत ज्यादा गर्म भी कर दो, तो भी आपके हाथ हटाने का जो रिस्पॉन्स है ना वो उससे डिपेंड नहीं करेगा। जितना थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए आपको कि वो आपको उस चीज के लिए रिएक्शन करने पर वो करे कि आपका हाथ वहां से हटे, तो उतना थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के ऊपर कितनी भी इंटेंसिटी से वो स्टिमुलस दे, उसमें जो मैग्नीट्यूड जो है आपके रिस्पॉन्स का इट विल रिमेन सेम। ठीक है, आया आपको समझ में कि आपके रिस्पॉन्स का जो मतलब ऐसा नहीं होगा कि गर्म चीज है, मेरा हाथ जलता है तो मैं उससे हाथ, अगर कम गर्म है, कम गर्म मतलब जितना आपको चाहिए स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए उससे बहुत ज्यादा होगा तो भी मेरी इंटेंसिटी वही होगी वहां से हाथ हटाने की, उससे थोड़ा कम होगा तो भी मेरी इंटेंसिटी वहां से हाथ हटाने की उतनी ही होगी। तो यही वो बोल रहा है कि रिस्पॉन्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है irrespective of the intensity of stimulus above the threshold stimulus। threshold stimulus के ऊपर आप कितनी भी इंटेंसिटी का स्टिमुलस दो, it does not affect the magnitude of response, it will remain same। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है आपकी नर्व फाइबर की। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि आपका नर्व इंपल्स की जो वेलोसिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द न्यूरॉन। लिख लीजिए दैट इज द velocity of nerve impulse it is directly proportional to diameter of neuron। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी होती है तो अपने मैमल्स के अंदर, इन मैमल्स वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्स इज 100 to 130 मीटर पर सेकेंड। लिख लीजिए in mammals velocity of nerve impulse it is 100 to 130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपकी ये जो वेलोसिटी है नर्व फाइबर की
इसे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, जैसे कि हीट, कोल्ड, टेम्परेचर, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये सब। ठीक है, लिख लीजिए। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ नर्व फाइबर, it is affected by physical and chemical factors, जैसे कि such as आपका हीट, कोल्ड, प्रेशर, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द नर्व फाइबर। ये 3-4 प्रॉपर्टीज है, आप लोग देख लेना। एक तो कंडक्शन जो है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शन लिखा है मैंने। इट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, ऑल और नन लॉ को ये फॉलो करता है। ठीक है, और जो आपके नर्व इंपल्स की जो वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ न्यूरॉन। मैमल्स में नर्व इंपल्स की वेलोसिटी कितनी होती है ये ध्यान रख लेना, इट इज 100 to 130 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी जो है आपकी नर्व फाइबर की, इसे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि हीट, कोल्ड, प्रेशर, क्लोरोफॉर्म एंड द ईथर। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द नर्व फाइबर। हमारे आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर मतलब देखेंगे उसका डेवलपमेंट क्या है, उसके पार्ट्स हैं, 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जिसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोजेंसेफेलिक, मेसेंसेफेलिक और डायनसेफेलिक बोलते हैं, सॉरी रोम्बेनसेफेलिक बोलते हैं। क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अब देखो ये सब तो हो गया, अपना क्या बचा है इसके अंदर। अब आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे ना तो उसके अंदर भी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। फिर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट दे रखे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखूंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शायद आपके एक्सप्लेन नहीं कर रखा, डायरेक्ट रिफ्लेक्स आर्क बता के आई और ईयर बता रखा है उसने, तो अपन वैसे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू करूंगी। आज की क्लास और अभी तक जितना भी पढ़ा है उसे पढ़कर जरूर बैठिएगा। ठीक है, थैंक यू।